अस्सलामुअलैकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे CSS पास्ट पेपर। सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ईयर 2022। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, कम्पिटिटिव एग्जाम 2022। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए। फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, असलम वेंट 110 meters towards east from his house and then turned right to keep walking for 40 meters before turning right again. After continuing to walk for 50 more meters, he turned right again and kept walking for another 120 meters. Before he sat down on the bench at the park, how far was the bench located from his house? यानी कि स्टेटमेंट में है कि ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक असलम ने जो डिस्टेंस कवर किया है टुवर्ड्स ईस्ट यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है 110 मीटर्स यानी 110 मीटर्स। इसी तरह फिर राइट में टर्न करने के बाद जो राइट में डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है 40 मीटर्स यानी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस यानी साउथ डायरेक्शन में। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये 120 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर होगा यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारे पास है 120 मीटर। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमारे पास असलम से घर से बेंच तक का कितना डिस्टेंस है। सॉल्यूशन, displacement along x-axis x1 is equal to 110 मीटर towards east यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के along, एंड x2 is equal to -50 मीटर towards west यानी कि नेगेटिव x एक्सिस के along। displacement along y axis y1 is equal to 120 मीटर towards north यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस के along, एंड देन y2 is equal to -40 मीटर टुवर्ड्स साउथ यानी कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जो है वो इक्वल होगा y1 प्लस y2 के। तो यहाँ पे y1 जो है 120 मीटर के इक्वल है और y2 जो है ये -40 मीटर के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस ये हमारे पास इक्वल होगा 120 माइनस 40 मीटर यानी कि 80 मीटर। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अलोंग वाई एक्स एक्सिस तो ये इक्वल होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ पे x1 जो है 110 के इक्वल है और x2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास -50 मीटर है। तो 110 माइनस 50 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। देन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा xi प्लस yj। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारे पास है 60 मीटर और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारे पास है 80 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 60 आई यूनिट वेक्टर प्लस 80 जे यूनिट वेक्टर मीटर। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम हाउस टू बेंच। तो ये इक्वल होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे x कंपोनेंट है हमारे पास 60 और y कंपोनेंट है हमारे पास 80। तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 60 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा
3600 के, और 80 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 6400 के। और 3600 में जब हम 6400 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 10,000 के। और जब हम 10,000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 100 मीटर के। सो बेंच 100 मीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। अब देखें यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर हुआ था वो राइट किया, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर हुआ था वो राइट किया। और फिर जो है हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो वो हमारे पास आ गया 60 मीटर। इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो राइट किया, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस था वो राइट किया। और फिर जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है फाइंड आउट किया जो वाई एक्सिस के लॉन्ग था। फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में से राइट किया, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू एक्स कंपोनेंट की जगह पे लगा दी, यानी एक्स की जगह पे 60 और वाई की जगह पे जो है वो 80 आ गया। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने जो है वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई किया, और वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। सो द बेंच 100 मीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास द इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज्ड बाय 10% and 15% into successive years. What is the percentage of decrease in income after 2 years? यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में है कि एक कंपनी की इनकम है और वो डिक्रीज हो रही है 10% एंड 15% के लिहाज से इन 2 ईयर्स। यानी कि फर्स्ट ईयर जो है वो 10% डिक्रीज होती है, और सेकेंड ईयर्स जो है वो 15% जो है वो डिक्रीज होती है। तो हमने परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करनी है इन 2 ईयर्स में। यानी अगर हम आफ्टर 2 ईयर्स देखते हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज डिक्रीज फर्स्ट ईयर की भी दी गई है और परसेंटेज डिक्रीज सेकेंड ईयर की भी दी गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पे सपोज दैट ओरिजिनल इनकम इज इक्वल टू 100 आफ्टर फर्स्ट ईयर डिक्रीज परसेंटेज जो है ये हमारे पास इक्वल है 10% के, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो डिक्रीज फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है ओरिजिनल इनकम इनटू डिक्रीज परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल इनकम जो है वो 100 है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10% से तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 के। तो परसेंटेज इसके नोमिनेटर में है, तो परसेंटेज को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डिक्रीज जो है ये 10 के इक्वल आ जाएगा। सो न्यू इनकम इज इक्वल टू ओरिजिनल इनकम माइनस डिक्रीज, यानी कि अब हमारे पास न्यू इनकम आएगी, यानी 1 साल के बाद जो 10% डिक्रीज हुआ है हम उसे माइनस कर देंगे, देन वो हमारे पास न्यू इनकम आ जाएगी। तो ओरिजिनल इनकम हमारे पास 100 है, 100 में से हमने 10 को माइनस किया, देन यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 90 आ गया। यानी 10% डिक्रीज हुई थी, तो अब हमारे पास इनकम जो है वो 90 है। इसी तरह अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो डिक्रीज परसेंटेज है वो इक्वल है 15% के, और यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 90 है। तो डिक्रीज फाइंड करने के लिए हम 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, तो परसेंटेज के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो इसे सोल्व आउट करने के बाद जो आंसर आया वो हमारे पास है 13.5। अब नेक्स्ट जो है वो न्यू इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इनकम थी सेकेंड ईयर के लिए 90, उसमें से हम जो डिक्रीज हुई है वैल्यू वो माइनस करेंगे, तो देन हमारे पास न्यू इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू इनकम है वो है 76.5। अब यहाँ पे हमने टोटल डिक्रीज फाइंड करना है, क्योंकि हमने टोटल डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि टोटल डिक्रीज होना चाहिए,
तो हमने फर्स्ट ईयर का डिक्रीज़ फाइंड किया और फिर देखा कि हमारे पास न्यू वैल्यू कौन-सी थी। फिर हमने सेकंड ईयर का डिक्रीज़ जो है फाइंड आउट किया और फिर हमने 2 साल के बाद की न्यू वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। तो अब टोटल डिक्रीज़ फाइंड करने के लिए हम करेंगे ओरिजिनल इनकम में से न्यू इनकम को माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट में ओरिजिनल इनकम थी वो 100 थी और आफ्टर 2 इयर्स जो हमारे पास न्यू इनकम आई है वो है 76.5 और 100 में से 76.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिक्रीज़ आ जाएगा जो कि इक्वल है 23.5 के। अब डिक्रीज़ परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसका फार्मूला है हमारे पास टोटल डिक्रीज़ ओवर ओरिजिनल इनकम इनटू 100%। अब यहाँ पे टोटल डिक्रीज़ जो है ये हमारे पास इक्वल है 23.5 के और ओरिजिनल इनकम है 100 के इक्वल और मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ से जो परसेंटेज डिक्रीज़ आएगी वो है 23.5%। सो इनकम डिक्रीज़ बाय 23.5% आफ्टर 2 इयर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जस्ट जो है वो डिक्रीज़ परसेंटेज दिया गया था, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। फर्स्ट ईयर का जो दिया गया था वो हमारे पास था 10% और जो सेकंड ईयर का दिया गया था वो था हमारे पास 15%। पहले हमने 10% के लिहाज से डिक्रीज़ फाइंड करना है और फिर जो है वो 15% के लिहाज से डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल इनकम नहीं थी दी गई तो उसे हमने 100 लेट कर लिया था और फिर डिक्रीज़ फाइंड करने का फार्मूला लगा के डिक्रीज़ फाइंड किया और फिर हमने जो है वो 1 साल के बाद की इनकम जो है वो फाइंड आउट कर ली जो कि 90 के इक्वल थी। इसी तरह अब 90 वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के तौर पे यूज़ करके हमने 15% का डिक्रीज़ फाइंड करना है। तो 15% का डिक्रीज़ हमने सेकंड ईयर के लिए फाइंड किया तो वो हमारे पास आया 13.5। तो अब 2 इयर्स के बाद की जो इनकम है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने 90 में से 13.5 को माइनस किया तो ये हमारे पास अब न्यू वैल्यू आ गई आफ्टर 2 इयर्स। अब टोटल डिक्रीज़ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल डिक्रीज़ होना चाहिए, तो टोटल डिक्रीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने ओरिजिनल इनकम में से न्यू इनकम को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इनकम है और ये इनकम है आफ्टर 2 इयर्स। माइनस करने के बाद यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 23.5 आ गया। इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने परसेंटेज का फार्मूला लगाया और यहाँ से जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। The sum of three consecutive odd numbers is 273. What are the three odd numbers? स्टेटमेंट में है कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का सम जो है ये इक्वल है 273 के, तो हमें ये 3 ओड नंबर्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ओड नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, यानी कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो अब हमने 3 कंसेक्युटिव की बात हुई है, तो हमने 3 कंसेक्युटिव जो है वो ऑड नंबर लेने हैं और उनका सम जो है वो 273 के इक्वल रखना है और फिर वो नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लेट किया कि x प्लस 2 एंड x प्लस 4 आर 3 ओड इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ओड इंटीजर्स की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ओड इंटीजर जो है वो 1 कंसीडर करते हैं तो सेकंड वाला ओड इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या होगा 3 और इसी तरह थर्ड वाला ओड इंटीजर जो है ये होगा 5 और फोर्थ वाला ओड इंटीजर जो है ये 7 अप टू सोन। अब देखिए नेक्स्ट वाला ओड इंटीजर जो है वो प्रीवियस ओड इंटीजर में 2 को ऐड करने से बन रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 करें तो हमारे पास 3 है, 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा, इसी तरह 3 प्लस 2 करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा। इसी तरह 5 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा, यानी नेक्स्ट वाला जो ओड इंटीजर है वो प्रीवियस ओड इंटीजर में हमारे पास 2 को ऐड करने से बन रहा है। इसी तरह अगर हम इवन इंटीजर की बात करेंगे तो वो भी 2 को ऐड करने से ही बनते हैं।
जैसा कि हमारे पास अगर फर्स्ट इवन इंटीजर जो है ये 2 है, सेकंड वाला जो है वो 4 है, इसी तरह आपके पास जो है वो नेक्स्ट 6 है, अप टू सो ऑन। अब देखिए 2 में जो है वो 2 को ऐड करने से 4 बन रहा है, यानी प्रीवियस इवन इंटीजर में 2 को ऐड करने से नेक्स्ट वाला इवन इंटीजर बन रहा है। इसी तरह आपके पास 4 में 2 को ऐड करने से 6 बन रहा है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट ओड इंटीजर जो है वो x है और सेकंड जो है वो क्या होगा x प्लस 2 और थर्ड जो है ये हमारे पास होगा x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4। Now by using given condition, their sum is equal to 273. So x plus 2 plus x plus 4 is equal to 273. अब लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड होंगी, तो x प्लस एक्स 2x के इक्वल होगा और 2x प्लस एक्स जो है ये 3x के इक्वल होगा। 3x प्लस 4 और 2 जो हैं जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल होंगे। 3x प्लस 6 जो है ये इक्वल होगा 273 के। अब 6 जो है हमें x फाइंड आउट करना है और लेफ्ट साइड पे 6 जो है ये प्लस का है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 273 से जब 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 267। अब 3 जो है वो x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 267 पे डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 267/3। जब 3 पे डिवाइड करेंगे 267 को तो ये हमारे पास इक्वल होगा 89 के और ये हमारे पास फर्स्ट ओड इंटीजर आ गया x इज इक्वल टू 89। इसी तरह नेक्स्ट वाला ओड इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए हम 89 में 2 को ऐड करेंगे, यानी x प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 89 प्लस 2 के और 89 में जब 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 91 के। इसी तरह नेक्स्ट वाला ओड इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए हम 91 में 2 को ऐड करेंगे या फिर x प्लस 4 जो कि हमने लेट किया हुआ है पहले से इज इक्वल टू 89 प्लस 4, यानी x की जगह पे हमने 89 पुट किया और 89 में जब 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 93 के। सो 89, 91 एंड 93 आर रिक्वायर्ड 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ये जो गिवन सीरीज हमें दी गई हैं इनमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4, 16, 36, 64। ये मिसिंग टर्म है, इसमें फिफ्थ वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। और नेक्स्ट हमारे पास है 144। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है कि यहाँ पे 4 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 16 है, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्म मिसिंग है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और 144 ये भी हमारे पास जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये सीरीज हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स की है। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर है और इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है ये 4 का है, इससे नेक्स्ट जो है वो 6 का है। यहाँ पे देखिए हमें एक सीक्वेंस का पता चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट में इवन इंटीजर जो है इवन नंबर जो है वो 2 था, नेक्स्ट में हमारे पास इवन नंबर 4 है और नेक्स्ट में इवन नंबर जो है वो 6 है। अब इसे नेक्स्ट जो है वो डेफिनेटली 6 से नेक्स्ट वाला जो है इवन नंबर वो 8 के इक्वल होता है। तो देखिए नेक्स्ट वाला 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है। आप देखें यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। 8 के बाद जो है वो 10 आएगा, तो इसका मतलब है 64 के बाद 10 का स्क्वायर यानी 100 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाली जो टर्म है हमारे पास है 12 का स्क्वायर। तो मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है हमारे पास 30, 29, 27 एंड देन हमारे पास 4 वाली टर्म जो है फोर्थ टर्म जो है ये मिसिंग है और फिर नेक्स्ट जो है वो 20 है एंड नेक्स्ट 15। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 30 है, 30 से माइनस करने से 29 बन रहा है, यानी 30 में से हम अगर 1 को माइनस करें देन हमारे पास ये 29 की इक्वल होगा। लेकिन 29 से आगे 1 माइनस करने से 27 नहीं बनता बल्कि 28 बनता है।
तो देखें यहाँ से अगर 30 से 1 माइनस किया था तो 29 बन रहा है, और 29 से 2 माइनस करने से जो है वो 27 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, यानी पहले हमने 1 लिया था, 1 से माइनस किया, फिर हमने 2 से माइनस किया, अब नेक्स्ट जो है हम 3 से माइनस करेंगे, यानी 23 से 3 माइनस करेंगे, सॉरी 27 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 24। इसी तरह 24 से आगे जो है वो 4 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 20 के इक्वल होगा, और इसी तरह 20 से देन हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास है 24 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 7, 15, 25 एंड फिफ्थ वाली टर्म जो है हमें फाइंड आउट करनी है। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है ये हमारे पास है 51। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के इक्वल है, और सेकंड जो है वो 7 के, और थर्ड जो है ये हमारे पास 15 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम सीक्वेंस देखें तो 1 में 6 को ऐड करने से जो है वो 7 बनता है, और 7 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो वो 15 नहीं बनता। तो 15 कैसे बनता है, अगर हम 7 में 8 को ऐड करें, यानी 1 में हमने 6 को ऐड किया था तो 7 बन रहा है, और 7 में हमने 8 को ऐड किया तो 15 बन रहा है। अब फोर्थ टर्म कैसे बनेगी, अगर हम 15 में 10 को ऐड करते हैं, तो देखिए पहले हमने 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर अब हम 10 को ऐड कर रहे हैं, यानी 6 से ऑनवर्ड जो है वो हम इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब इसी तरह 25 में अगर हम देखेंगे, यानी पीछे हमने 10 को ऐड किया, 25 में हम 12 को ऐड करेंगे। जब हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 37 के। अब 37 में अगर हम 14 को ऐड करते हैं, यानी 12 के बाद जो है वो 14 आएगा, तो 14 को ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो 51 बनता है। तो इसका मतलब है इसकी मिसिंग टर्म जो है वो 37 के इक्वल है। यहाँ पे देखें 1, फिर सेकंड में जो है वो 1 में 6 को ऐड करने से सेकंड वाली टर्म बन रही है, और फिर इसी तरह थर्ड वाली टर्म जो है वो 7 में 8 को ऐड करने से बन रही है, और इसी तरह फोर्थ वाली टर्म जो है वो 15 में 10 को ऐड करने से बन रही है, और इसी तरह फिफ्थ वाली टर्म जो है ये 25 में 12 को ऐड करने से बन रही है, और इसी तरह सिक्स्थ टर्म जो है ये हमारे पास 37 में 14 को ऐड करने से बन रही है। So missing term or missing number is 37. नेक्स्ट है हमारे पास 0, 2, 6, 12, 20, 30 एंड देन मिसिंग टर्म हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में 0 है, और सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म जो है वो 6 है, फोर्थ टर्म जो है ये हमारे पास 12 है, और फिफ्थ टर्म जो है ये 20 है, एंड देन सिक्स टर्म जो है ये हमारे पास 30, और सेवन्थ टर्म जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से सीक्वेंस देखें, 0 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 बनता है। इसी तरह 6, 2 में 2 को ऐड करने से नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि 2 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 बनता है, यानी थर्ड वाली टर्म बनती है। पहले जो है वो हमने 2 को ऐड किया, अब हमने 4 को ऐड किया। अब देखें आगे जो है वो 6 में 6 को ऐड करने से 12 बनता है, तो 4 से नेक्स्ट जो है ये हम 6 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ से हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई कि फर्स्ट में हमने 2 को ऐड किया था, नेक्स्ट में हमने जो है वो 4 को, एंड देन नेक्स्ट में हमने 6 को ऐड किया। अब नेक्स्ट में हम जो है वो 6 से आगे यानी ऑनवर्ड हम 8 को प्लस करेंगे, इसी तरह फिर 10 को प्लस करेंगे, इसी तरह फिर 12 को, यानी हमें एक सीक्वेंस का पता चल गया कि हम इवन नंबर्स को जो है वो पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, देन हमारे पास 4 एंड देन हमारे पास 6, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे हमारे पास 10, और फिर 30 में जो है वो 12 को ऐड करने से हमारे पास आगे सेवन्थ टर्म बन रही है, यानी कि 42। सो मिसिंग नंबर इज 42। नेक्स्ट है हमारे पास 48, 24, 72, 36 एंड 108, और हमें सिक्स्थ टर्म जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास है 48। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म जो है ये 24 के इक्वल है, यानी उससे जो है वो डिक्रीज हुई है वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो 72 जो है ये 24
से इंक्रीज़ हुई है वैल्यू, यानी थर्ड टर्म में, और फिर फोर्थ टर्म में फिर डिक्रीज़ हुई है वैल्यू। इसी तरह अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो ये इंक्रीज़ हुई है वैल्यू। इसी तरह अगर हम सिक्स टर्म की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो देखिए अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं और कितनी डिक्रीज़ हो रही हैं। अगर हम 48 से जो है वो 24 को माइनस करें तब भी हमारे पास जो है 24 बनता है। इसी तरह जो है अगर हम इसी तरह अगर हम 48 में से 24 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 बनता है। और इसी तरह अगर हम 48 में 24 को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 72 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है 48 अगर हम माइनस करते हैं 24 तो ये हमारे पास इक्वल है 24 के। इसी तरह हम अगर 48 में 24 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 72 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम एक और सीक्वेंस बनाएं कि 48 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 24 बनता है। इसी तरह 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम 2 पे डिवाइड करने से सेकंड टर्म बन रही है, और सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने से आगे जो है वो थर्ड टर्म बन रही है। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ टर्म बनेगी, और फोर्थ टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ टर्म बन रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस की सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास 48 में से 24 को माइनस करने से 24 बन रहा है, और इसी तरह 48 में 24 को ऐड करने से 72 बनते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में जाएँ तो हम जो है वो प्रीवियस टर्म को देखेंगे। अगर 72 में से 36 को माइनस करते हैं तो 36 बनता है। अगर 72 में 36 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 108 बनता है। अब देखें पहले जो हमने 42 को देखा था, अब हम जो है वो 108 को देखेंगे। अब 108 के आगे टर्म होती तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमने किसको माइनस करना है और किसको प्लस करना है। लेकिन 108 के नेक्स्ट वाली टर्म नहीं है हमारे पास। तो फिर ये वाली सीक्वेंस जो है ये परफेक्ट सीक्वेंस है कि अगर फर्स्ट टर्म को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट बनती है, और फिर सेकंड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म बनेगी। अब इसी तरह थर्ड टर्म को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 36 बनेगा, यानी फोर्थ टर्म। अगर फोर्थ टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बनेगा। अब जो है हम 108 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 54 के इक्वल होगा। अब देखिए 108 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 54 बना है। तो हमारे पास सिक्स्थ टर्म जो है ये इक्वल है 54 के। सो मिसिंग नंबर इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट। Sarah's mother is 6 times older than Sarah, whereas her brother Ali is twice as old as Sarah. In 3 years' time, the sum of their ages will be 72. How old are Sarah, Ali and their mother now? यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में है कि सारा की मदर जो है ये सारा से 6 टाइम्स ओल्डर है, और इसी तरह सारा का ब्रदर अली जो है ये सारा से 2 टाइम्स ओल्ड है। अगर हम 3 ईयर्स में देखें तो इन तीनों की एजेस का सम जो है ये 72 के इक्वल होगा, और फिर हमें सारा की एज फाइंड आउट करनी है, अली की एज फाइंड आउट करनी है, और इनकी मदर की एज जो है फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लेट किया मदर्स एज इज इक्वल टू m ईयर्स, सारा's एज इज इक्वल टू s ईयर्स एंड अलीज एज इज इक्वल टू a ईयर्स, यानी मदर से m,
सारा से S और अली से A। नाउ बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि मदर इज 6 टाइम्स ओल्डर देन सारा। तो यहाँ से हमारे पास M जो है ये किसके इक्वल होगा, 6 इंटू एस के। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। इसी तरह नेक्स्ट वाली कंडीशन है अली इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सारा। तो यहाँ से हमारे पास A इक्वल होगा 2S। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। इन 3 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 72। अगर हम 3 ईयर्स में देखें तो हमारे पास इनकी एजेस का सम जो है ये किसके इक्वल होगा, 72 के। अब यहाँ पे हमारे पास अली की एज में भी 3 ईयर्स का हम इजाफा करेंगे, यानी और इसी तरह मदर की एज में भी जो है वो 3 ईयर्स का इजाफा करेंगे और सारा की एज में भी 3 ईयर्स का इजाफा करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा A+3 प्लस M+3 प्लस S+3 इज इक्वल टू 72। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ किया। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक हमारे पास M किसके इक्वल है, 6 इंटू एस के। तो यहाँ पे हमारे पास M की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू एस। और इसी तरह अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करती हूँ तो इसमें हमारे पास A इक्वल है 2S के। तो देखें यहाँ पे A की जगह पे जो है वो मैंने 2S पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है 2S+3 प्लस 6S+3 प्लस S+3 इज इक्वल टू 72। तो लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड होंगी। तो 2S प्लस 6S जो है ये इक्वल होगा 8S के, और 8S प्लस S जो है ये इक्वल होगा 9S के। और यहाँ पे हमारे पास 3+3 जो है ये 6 के इक्वल होगा, और 6+3 जो है ये किसके इक्वल होगा, 9 के। अब हमें जो है वो S फाइंड आउट करना है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो 9 जो है ये प्लस का है। अगर हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा। इसी तरह 72 से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 63 के इक्वल होगा। और अब देखें कि 9S के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। अगर हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 63 पे डिवाइड होगा, और 63 को 9 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ से आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सारास एज जो है ये इक्वल है 7 ईयर्स के। चूँकि मदर जो है वो 6 टाइम्स है सारा से एज, तो मदर्स एज जो है ये इक्वल होगा 6 इंटू एस इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42 ईयर्स। यहाँ से अलीस एज जो है ये इक्वल है हमारे पास 2S के, इज इक्वल टू 2 इंटू 7, यानी S की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। तो 2 इंटू 7 जो है ये किसके इक्वल होगा, 14 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारा की एज जो है ये हमारे पास 7 ईयर्स है, और मदर की एज जो है ये हमारे पास 42 ईयर्स है, और अली की एज जो है ये हमारे पास 14 ईयर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। असलम इज विलिंग टू यूज दी स्टाइलिश ceramic tiles in the lounge of his under construction house. The shape of the tile is a right triangle having the length of two legs of 12 centimeter and 4 centimeter. Each tile cost 15 rupees. How much will it cost to fill the lounge of 8 meters length and 6 meters width with these tiles? स्टेटमेंट में है कि असलम ने लाउंज में टाइल्स लगानी है, जबकि लाउंज की हमें लेंथ भी दे दी गई है और विड्थ भी दे दी गई है। और जो टाइल्स लगानी है वो राइट ट्रायंगल की शेप की हैं, और इसकी लेग्स की लेंथ हमें गिवन है, यानी 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और अगर हमारे पास एक टाइल की प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है, तो हमने जितनी टाइलें लाउंज में लगेंगी उनकी प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे राइट ट्रायंगल का। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, और यहाँ पे हमारे पास बेस जो है ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है।
सो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह एरिया ऑफ लॉन्च इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 मीटर है और विड्थ की वैल्यू जो है ये हमारे पास 6 मीटर है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ लॉन्च जो है ये इक्वल होगा 8 इंटू 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एरिया ऑफ वन टाइल जो है ये सेंटीमीटर में है और एरिया ऑफ लॉन्च जो है ये हमारे पास मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 100 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 10,000 के, और 48 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है अगर जस्ट सेंटीमीटर होता तो हम सेंटी के लिए जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर हमारे पास सेंटीमीटर है तो हम जो है जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल है 100 मीटर के। इसी तरह अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं, सॉरी, यानी हमारे पास 1 मीटर जो है ये इक्वल है 1 मीटर जो है ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने जो है वो एरिया ऑफ लॉन्च जो है ये फाइंड आउट किया है 4,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन्च को जो है वो एरिया ऑफ वन टाइल पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने 4,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 20,000 के। अब कॉस्ट पर टाइल जो है ये हमारे पास इक्वल है 15 रुपीज़ के। अब हमें 20,000 टाइल्स की जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 टाइल्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो 15 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा 2 लाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल a clerk was putting new price tag on each item. On one sweater he accidentally raised the price by 20% instead of lowering the price by 20%. As a result, the price on the tag was 80 rupees too high. What was the original price of the sweater? अब यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि एक क्लर्क ने सेल के दौरान जो है वो आइटम्स पर न्यू प्राइस टैग लगाने थे, और एक स्वेटर पे उसे जो है वो 20% डिक्रीज़ की प्राइस टैग लगाना था। तो गलती से उससे जो है वो 20% इंक्रीज़ का जो है वो प्राइस टैग लगता है, और अब हमने यहाँ से यानी कि जिससे प्राइस जो है वो तकरीबन 80 रुपीज़ जो है वो हाई हो जाती है, यानी गलत टैग लगने की वजह से स्वेटर की प्राइस जो है वो तकरीबन 80 रुपीज़ जो है वो हाई हो जाती है, और हमें ओरिजिनल प्राइस जो है वो स्वेटर की फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस जो है ये फाइंड आउट करनी है। इसे मैंने लेट किया एक्स के इक्वल, यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू एक्स। व्हेन क्लर्क राइज द प्राइस बाय 20%,
द न्यू प्राइस बिकम्स। अब देखिए उसने 20% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया प्राइस, यानी x प्लस 20% ऑफ x। अगर हम x का 20% लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा 20/100 इंटू एक्स के, और जब 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.2 इंटू एक्स के। तो x प्लस 0.2 इंटू एक्स जो है ये इक्वल होगा 1.2 एक्स के। अब देखें यहाँ पे उसने ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे जो है वो 20% ज़्यादा जो है वो प्राइस टैग लगाया है। अब सिंस द करेक्ट प्राइस शुड बी 20% लोअर, यानी कि उसे जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे 20% लोअर का टैग जो है वो लगाना था, लेकिन उसने जो है वो इंक्रीज़ का टैग लगा दिया वहाँ पे। तो जो इंक्रीज़ का टैग लगाया उसके मुताबिक जो उसकी प्राइस जो है वो इक्वल होगी 1.2 एक्स के, जबकि उसकी प्राइस होनी चाहिए थी यानी कि 20% डिक्रीज़। तो यहाँ से अगर हम उसकी प्राइस निकालें फॉर 20% डिक्रीज़ तो ये इक्वल होगी एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। तो 20% जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 0.2% के, सॉरी 0.2 इंटू एक्स के। तो जब हम ओरिजिनल प्राइस से 0.2 इंटू एक्स माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.8 एक्स के, यानी कि ओरिजिनल प्राइस से जो है वो डिक्रीज़ करके ये वाली प्राइस जो है वो टैग पे आना थी, जबकि उसने 20% जो है वो इंक्रीज़ करके ये वाली प्राइस जो है वो टैग पे लगा दी थी। अब देखें द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट प्राइस एंड इनकरेक्ट प्राइस इज़ 80 रुपीज़, यानी दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारे पास किसके इक्वल है 80 रुपीज़ के। अब 1.2 एक्स में से 0.8 एक्स माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.4 इंटू एक्स के इज़ इक्वल टू 80, और यहाँ पे हमारे पास 0.4 जो है वो एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये 80 के साथ डिवाइड होगा, और 80 को 0.4 पे डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 200, जो कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है स्वेटर की, जो कि हमें फाइंड आउट करना थी। यानी यहाँ पे क्लर्क ने जो है वो 20% ओरिजिनल वैल्यू से 20% डिक्रीज़ का टैग लगाना था, जबकि उसने 20% जो है वो इंक्रीज़ का टैग लगा दिया। पहले जो है हमने देखा कि उसने कितनी वैल्यू इंक्रीज़ की है वो फाइंड आउट की, फिर उसे कितनी वैल्यू डिक्रीज़ करना थी वो फाइंड आउट की, और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हमें पहले से दिया गया था जो कि 80 रुपीज़ के इक्वल था। तो अब हमने इन दोनों के डिफरेंस को 80 रुपीज़ के इक्वल रखा और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की एक्स की, जो कि हमारे पास है 200 के इक्वल। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर इज़ 200 रुपीज़।